हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड के बिजनेस बजटिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। सी स्टूडेंट्स, बिजनेस बजटिंग का की फोर्थ यूनिट में ये चैप्टर है और इसी चैप्टर में ये ही एक चैप्टर है जो कि फोर्थ यूनिट में कवर किया जा रहा है और इसी चैप्टर से एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैं इस चैप्टर को ले रहा हूं। अधिकांशतः इस चैप्टर को टीचर्स इग्नोर कर देते हैं या बच्चों को पढ़ने में बोर लगता है, बट मैं इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि ये जो चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तब आपका थ्योरी और एज वेल एज प्रैक्टिकल भी आपका उसके हिसाब से तैयार हो जाएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, मींस उत्पाद एवं उत्पादन निर्णय। बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ हमको बेसिक समझना है और कॉमन सेंस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्ट जो है आप सब जानते हैं, प्रोडक्ट से भली भांति परिचित है। प्रोडक्ट का मतलब है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। वो सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो कि उपभोक्ता संतुष्टि के लिए उत्पादित की जाती हैं, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारा इसका जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोडक्शन डिसीजन, उत्पादन निर्णय। प्रोडक्शन डिसीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 प्रोडक्शन एंड नंबर 2 डिसीजन। प्रोडक्शन का मतलब, उत्पादन का मतलब यहां पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी से है, उपयोगिता के सृजन से है, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने में जितनी भी प्रोसेस यूज में लाई जाती है उसको इंक्लूड करता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता का सृजन, जिसका मतलब है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन। तो ये कहलाएगा प्रोडक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिसीजन। डिसीजन का मतलब है कम टू कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष पर पहुंचना। हमें वो डिसीजन लेना है प्रोडक्ट को चूज करते वक्त, सेलेक्ट करते वक्त, जो कि हमारे लिए फाइनल डिसीजन हो, फाइनल कंक्लूजन हो। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन डिसीजन इज arriving on conclusion about quality, quantity, packaging, etc. of the product. Means जो उत्पादन डिसीजन है, उत्पादन निर्णय है, वो डिपेंड करता है इस निष्कर्ष पर आने पर जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि उत्पादन किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा, उत्पादन किस क्वालिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, वो किस एरिया के लिए कितना प्रोडक्शन होगा और किस एरिया के लिए कितना प्रोडक्शन होगा, किस क्वालिटी के हिसाब से मेंटेन किया जाएगा। ये सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन डिसीजन। अब प्रोडक्शन डिसीजन जो है उसके स्कोप को हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्कोप है प्रोडक्शन डिसीजन के, मतलब प्रोडक्ट को उत्पादन का निर्णय लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम प्रोडक्शन का स्कोप भी कहते हैं। तो हम अभी आगे पढ़ते हैं प्रोडक्शन डिसीजन। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन, मतलब जो हम उत्पादन का डिसीजन ले रहे हैं वो किस आधार पर ले रहे हैं, उसकी क्या क्षेत्र है, क्या उसका स्कोप है। तो आपके कोर्स के हिसाब से ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने वाला है। तो पहला है यूज ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज। यूज ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज का मतलब है अल्टरनेट उत्पादन सुविधाओं का उपयोग। अल्टरनेट उत्पादन सुविधाओं का उपयोग मतलब वैकल्पिक उत्पादन सुविधाओं का उपयोग। नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण। नंबर 3 यूटिलाइजेशन ऑफ फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी, संपूर्ण उत्पादन लेवल का उपयोग, संपूर्ण उत्पादन स्तर का उपयोग। नंबर 4 रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन केस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट, पुराने प्रोडक्ट के स्थान पर नए प्रोडक्ट का प्रतिस्थापन। और पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मिक्स ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर, सीमित कारक के आधार पर उत्पाद मिश्रण का निर्धारण। ये पांचों टॉपिक आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, अब हम पहला मेथड समझ रहे हैं, यूज ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वैकल्पिक उत्पादन सुविधाओं का उपयोग।
सी मार्केट में ये तब हमको यूज करना है जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमारे को वेरियस अल्टरनेटिव्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उस केस में हमें इस ऑप्शन को यूज करना है प्रोडक्ट डिसीजन के लिए। तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है इस केस में। पहली कंडीशन, जब फिक्स कॉस्ट हायर हो, वेरिएबल कॉस्ट लेसर हो तथा कंट्रीब्यूशन भी हायर हो, मतलब अंशदान भी आपका अधिक हो। फिक्स कॉस्ट अधिक हो, वेरिएबल कॉस्ट कम हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो और कंट्रीब्यूशन जो है वो हायर हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है जब फिक्स कॉस्ट कम हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अधिक हो और कंट्रीब्यूशन भी कम हो। ये दो कंडीशन हमारे पास हो सकती है। पहली कंडीशन में हमारे पास हाई रिस्क है, लेकिन हाई रिस्क के साथ साथ हाई प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि पहली कंडीशन में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होने की संभावना है। तो इसलिए इस पॉइंट को हाई रिस्क हाई प्रॉफिट कह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसमें फिक्स कॉस्ट कम है, इसलिए कंट्रीब्यूशन भी कम होगा और कंट्रीब्यूशन कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो तब यूज करना है जब हमें कम जोखिम उठाना है और कम प्रॉफिट के लिए हमें तैयार रहना है। अब इसी के बेस पर हम एक एग्जांपल समझेंगे, उस उदाहरण की सहायता से हमको समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज को किस तरीके से यूज में लिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, एक तो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है और एक सेमी ऑटोमेटिक है। जो ऑटोमेटिक है उसमें फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, जबकि सेमी ऑटोमेटिक में 2,50,000 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 36 रुपये और 40 रुपये गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 61 रुपीज़ और 60 रुपीज़ गिवन है। हमको हमारे पास अब ये दो ऑल्टरनेटिव हैं, इन दो ऑल्टरनेटिव को हमें ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी देगा जिसे हम उसे यूज़ में ले सके। मतलब हमें ये डिसीजन देना है एज पर द क्वेश्चन कि किस प्रोडक्ट को हमें सेलेक्ट करना है। तो अब हम इस इलस्ट्रेशन को व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं उस एग्जाम्पल को जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑटोमेटिक मशीन में जो कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑटोमेटिक मशीन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है 61 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 36, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 25 रुपीस। इसी तरह से सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, सेमी ऑटोमेटिक प्रोडक्ट में हमारा जो सेल्स है वो दे रखी है 60 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 40, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 20। इस तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक में 25 रुपीस और सेमी ऑटोमेटिक में 20 रुपीस पर यूनिट। ये हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे लेवल ऑफ आउटपुट एट विच बोथ मशीन अर्न्स इक्वल प्रॉफिट। अब हम वो आउटपुट निकालेंगे जिस पर दोनों ही मशीनों से अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो जो प्रॉफिट अर्न होगा वो बराबर होगा। तो उसका फॉर्मूला है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ऑटोमेटिक में 4 लाख फिक्स कॉस्ट दे रखी है, जबकि सेमी ऑटोमेटिक में 2,50,000 रुपीस फिक्स कॉस्ट दे रखी है। तो 4 लाख माइनस 2,50,000 एंड डिफरेंस इन सी पर यूनिट 25 माइनस 20, तो दैट विल कम 30,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक में और ऑटोमेटिक मशीन में दोनों में ही जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो बराबर आएगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 30,000 यूनिट का पॉइंट है ये बीईपी पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। अब हम ये स्टडी करेंगे कि 20,000 यूनिट पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, 40,000 यूनिट पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एज वेल एज 30,000 यूनिट्स पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और उसमें हमें क्या डिसीजन लेना है। 20,000 यूनिट्स पर हमें कौन सी मशीन को ऑप्ट करना है। 30,000 रुपए पे तो 30,000 यूनिट पे आपको पता है आप कोई सी मशीन को ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट इक्वल आएगा, लेकिन हमको इक्वल प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो 40,000 यूनिट पर कौन सी मशीन को हमको चूज करना है, तो इसे हम एक टेबल से समझेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब इस एग्जांपल को आगे ले जाते हुए मैं टेबल से आपको समझा रहा हूं। हमारे पास हमने ये फाइंड आउट किया था कि वो कितनी यूनिट्स, जो इंडिफरेंस कर्व है वो कितनी यूनिट्स है। तो जो यूनिट्स आई थी हमारी 30,000 यूनिट्स आई थी। इसका मतलब ये है कि 30,000 आउटपुट पर हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। हम तीनों ही आउटपुट पर प्रॉफिटेबिलिटी चार्ट बनाएंगे।
पहला आउटपुट हम लेंगे 30,000 से लेसर यानी 20,000, दूसरा आउटपुट लेंगे 30,000 से हायर यानी कि 40,000। 20,000 आउटपुट पर कंट्रीब्यूशन आएगा, आपको पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी 25 ऑटोमेटिक में और सेमी ऑटोमेटिक में 20, तो 20,000 into 25 5 लाख और 20,000 into 20 4 लाख। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम जो क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख एंड 2 लाख 50,000। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा ऑटोमेटिक में 1 लाख आएगा और सेमी ऑटोमेटिक में 1,50,000 आएगा। इसी तरीके से 30,000 आउटपुट पर हम कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे और हमारे पास प्रॉफिट आएगा 3,50,000 और 3,50,000। इसी तरह से 40,000 आउटपुट पर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे और हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 6 लाख और 5,50,000। अब समय आता है डिसीजन लेने का। तो हम जब 20,000 आउटपुट की बात करेंगे तो इसमें 1,50,000 रुपए जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है वो प्रॉफिट ऑटोमेटिक मशीन की तुलना में 50,000 रुपए प्रॉफिट ज्यादा दे रही है, अतः इन दिस केस सेमी ऑटोमेटिक विल बी बेटर और हम इस मशीन को सेलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट में आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर आएगा, दोनों ही केस में प्रॉफिट बराबर है 3,50,000 रुपए 3,50,000 रुपए। अगर आप 30,000 आउटपुट लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक दोनों में से कोई भी मशीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और 40,000 यूनिट जो आउटपुट है उसमें आपका जो प्रॉफिट आया वो 6 लाख ऑटोमेटिक में और सेमी ऑटोमेटिक में 5,50,000। इसका मतलब ऑटोमेटिक में 6 लाख प्रॉफिट जो है वो 5,50,000 से 50,000 ज्यादा है, अतः इस केस में हम ऑटोमेटिक को बेटर मानेंगे। तो स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर कि जब हमारे पास वैरायटी उपलब्ध हो, जब हमारे पास ऑप्शंस उपलब्ध हो, तो उस केस में हम आउटपुट के बेस पर प्रॉफिटेबिलिटी चार्ट बनाएंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन से प्रोडक्ट को चूज करना है। तो वापस मैं रिवाइज करना चाहूंगा, 20,000 आउटपुट के केस में सेमी ऑटोमेटिक बेटर है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दे रहा है और 40,000 आउटपुट के केस में ऑटोमेटिक बेटर है क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी सेमी ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में ज्यादा दे रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जो पहला मेथड है यूज ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन को लेकर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं सेकंड मेथड, डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण। लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। सी किसी भी कारखाने में उत्पादन स्तर स्थिर नहीं रहता, वह कम या ज्यादा हो सकता है। अगर हम क्षमता से अधिक उत्पादन करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो कमी आएगी, लेकिन एक निश्चित स्तर से अधिक उत्पादन करने पर स्थायी लागतों में भी वृद्धि की संभावना हो सकती है। और ऐसा होने से अगर मांग के अनुरूप पूर्ति ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास जो प्रॉफिट की दर है वो भी कम होती जाएगी और हमारे को लॉस उठाना पड़ सकता है। अतः हमें उत्पादन का वह स्तर निर्धारित करना है जिस पर हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखना पड़ेगा। नंबर 1 डिफरेंशियल कॉस्ट, नंबर 2 इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। मतलब विभेदक लागत और वृद्धिमान आगम को हम आपस में कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना करेंगे और जब तुलना करने में वो पॉइंट या वो प्रोडक्शन का लेवल जिस पर डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीमेंट रेवेन्यू के बराबर आती है वही पॉइंट मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट होगा, वही पॉइंट मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट होगा और उसी पॉइंट को मतलब उसी लेवल ऑफ प्रोडक्शन को हम हमारे उत्पादन के लिए सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? वापस रिपीट कर रहा हूं, डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा और वो प्रोडक्शन का लेवल जिस पर डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के बराबर होगी उसी लेवल पर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। अतः हमें उसी लेवल को सेलेक्ट करना पड़ेगा या करना चाहिए जिस पर डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के बराबर होती है। इससे हम एक भली बात को समझ पाएंगे एक एग्जांपल की सहायता से। तो अभी हम ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे हमारे को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन को हम इस एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट द रिलेटेड कैपेसिटी ऑफ ए फैक्ट्री 50,000 यूनिट्स, एक फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 50,000 यूनिट्स की है और आपको 3 आउटपुट लेवल दिए हुए हैं। आउटपुट लेवल 25,000 यूनिट, आउटपुट अप टू 40,000 यूनिट्स एंड आउटपुट अप टू
50,000 यूनिट्स, और इनकी तीनों की ही डिफरेंट फिक्स कॉस्ट दी हुई है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, 25 से 40 और 40 से 50 हो रहा है, फिक्स कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। साइमल्टेनियसली जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट इंक्रीमेंट के साथ साथ रिड्यूस हो रही है, और सेलिंग प्राइस जो है नेचुरल है, आउटपुट ज़्यादा करेंगे तो सेलिंग प्राइस भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस होगी। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे जाकर, इसे हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट की सहायता से ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा आउटपुट बेस्ट है, 25,000 यूनिट्स, 40,000 या 50,000 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स देखो, अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसको हम एक टेबल की सहायता से समझ रहे हैं। इसमें हमें इस क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन लेवल ऑफ आउटपुट, हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट की सहायता से उनको आपस में कंपैरिजन करके समझना पड़ेगा। जैसे कि आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है 25,000, 40,000 एंड 50,000। सेल्स पर यूनिट इक्वेशन में गिवन है, तो हम इसकी सेल्स वैल्यू निकाल लेंगे 1 लाख, 1,40,000 और 1,55,000। इसकी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 25,000 की इंक्रीमेंटल रेवेन्यू नील होगी, जबकि 40,000 पर जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है दैट विल बी 1,40,000 माइनस 1 लाख, तो ये हो जाएगी 40,000। इसी तरीके से 50,000 आउटपुट पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है 1,55,000 माइनस 1,40,000, तो ये आ जाएगी 15,000। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका टोटल हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट हो गई 75,000, 1,15,000 और 1,35,000। अब हम निकालेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट 25,000 आउटपुट के केस में नील आएगी, 40,000 आउटपुट के केस में डिफरेंशियल कॉस्ट हो जाएगी 1,15,000 माइनस 75,000 यानी कि 40,000। नेक्स्ट 50,000 आउटपुट के केस में जो टोटल कॉस्ट आएगी दैट इज 1,35,000 माइनस 1,15,000, इट विल बी 20,000। अब हमें ये देखना है, जैसा कि मैंने बताया था कि वो आउटपुट का पॉइंट, वो लेवल, उत्पादन स्तर अधिकतम लाभप्रद स्तर होता है जिस पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तथा डिफरेंशियल कॉस्ट बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट का लेवल है 40,000 आउटपुट का जो लेवल है, इस पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 40,000 है और डिफरेंशियल कॉस्ट भी 40,000 है। मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिफरेंशियल कॉस्ट, तो दैट्स व्हाई दिस आउटपुट लेवल विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि इस आउटपुट लेवल पर हम देख सकते हैं जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25,000 सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज 25,000, और जो 50,000 आउटपुट है उस पर प्रॉफिट होगा 1,50,000, 55,000 माइनस 1,35,000 यानी कि 20,000। तो हम वो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम आउटपुट 40,000 आउटपुट पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, हेंस क्लियर कि हम 40,000 आउटपुट को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और किस तरीके से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा जो आउटपुट है वो प्रॉफिटेबल है, तो वो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। वो लेवल प्रॉफिटेबल है जिस पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट बराबर है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने स्कोप ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन के दो मेथड समझ लिए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तीसरा मेथड और आगे के मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक आप जो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, मैं आशा करता हूं एक बार आप इसको तरीके से रीड करेंगे, और फिर इसके आप जो सेकंड वीडियो है वो आप इसको पढ़ने के बाद उस सेकंड वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर इजीली क्लियर हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।